हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने हमारा छठा अध्याय प्रारंभ किया था और हमारे छठे अध्याय का नाम है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़। आज हम इस अध्याय के भाग 3 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल। तो शुरू करते हैं अध्याय 6 का भाग 3। पिछले भागों में हमने राजनीतिक दल का अर्थ समझा था, विशेषताएं समझी थी, क्रियाकलाप और कार्य समझे थे। हमने देखा था कि जनता जो है राजनीतिक दलों के माध्यम से ही शिक्षित होती है, राजनीतिक रूप से जागरूक होती है और राजनीतिक दलों के माध्यम से ही वह राजनीतिक गतिविधियों को समझ पाती है, क्योंकि उनके लिए इन्हीं राजनीतिक नेताओं से संपर्क करना थोड़ा आसान होता है, ना कि बड़े बड़े नौकरशाह और अधिकारियों से। इस कारण जनता जो है वह समय समय पर जागरूक हो सकती है, राजनीतिक गतिविधियों से जो है वह परिचित होती रहती है। कारण होते हैं राजनीतिक दल की क्रियाविधियाँ, राजनीतिक दल के क्रियाकलाप। तो इस प्रकार से भारत में भी हमें देखने को मिलता है कि चुनावों के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान राजनीतिक रूप से भारत की जनता भी इन्हीं राजनीतिक दलों की वजह से शिक्षित हो पाती है, राजनीतिक रूप से जागरूक हो पाती हैं। आज हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से दल जो हैं वह राष्ट्रीय दल हैं और उनकी मान्यता किस प्रकार से प्राप्त होती है, और भारत में यह जन भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है या कम हो रही है। तो कई सारे देशों के आकलन के पश्चात हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे राजनीतिक दलों की सदस्यता जो है वह भारत में बढ़ रही है। और यदि हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो यहाँ पर यह जो जन भागीदारी है, राजनीतिक दलों की जो सदस्यता है वह कम देखने को मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं राजनीतिक दलों की अंदर जन भागीदारी किस प्रकार की है। तो राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, यह माना जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं, और ऐसा इसलिए है कि जनता जो है धीरे धीरे राजनीतिक दलों में विश्वास कम जता रही है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल जो हैं वह संकट से गुजर रहे हैं, क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। कई प्रकार से यदि देखा जाए तो जनता जो है देश में हो रही किसी भी प्रकार की समस्या के लिए दोष किसे दे देती है? राजनीतिक दलों को ही दे देती है। वह कई प्रकार की जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनके बारे में जागरूक नहीं होती, उन प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में उन्हें जब ज्ञान नहीं होता तो वह अपने सामने आ रहे राजनीतिक दलों के नेताओं, चाहे वह विपक्ष के भी क्यों ना हो, उनको ही दोषी मान लेती है। इस प्रकार से जागरूकता की कमी की वजह से भी जो है जनता जो है राजनीतिक दलों को सम्मान नहीं देती, और कई बार वह अपनी मानसिकता की वजह से भी इस प्रकार के कार्य करती है और राजनीतिक दलों से जुड़ना पसंद भी नहीं करती। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल जो है संकट से गुजर रहे हैं और जनता जो है उनसे जुड़ना भी नहीं चाह रही, उन्हें सम्मान भी नहीं देती। उपलब्ध प्रमाण भी इसी बात के पक्ष में तर्क देते हैं। बड़े नमूनों या सर्वेक्षणों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि कई दशकों तक चले जो सर्वेक्षण हैं उनके जो तथ्य हैं वह यह बताते हैं कि दक्षिण एशिया कि जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। भारत भी दक्षिण एशियाई देशों में से है, और दक्षिण एशिया की जनता जो है, यहाँ के जो नागरिक हैं, अलग अलग देशों में जो निवास करते हैं, ये नागरिक जो है राजनीतिक दलों पर बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास नहीं करते। उनको जो है इन गतिविधियों को वह संदेह की नज़र से देखते हैं, उनकी सदस्यता लेना उनको पसंद नहीं होता। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा है। यद्यपि वह संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते, उन पर भरोसा नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे जो है उन पर यानी राजनीतिक दलों की जो सदस्यता है वह धीरे धीरे बढ़ भी रही है और सदस्यता का स्तर बहुत ऊंचा भी है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है। भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश होते हुए भी भारत की जो जनता है वह राजनीतिक दलों में अधिक विश्वास करती है, भरोसा रखती है, और भारत की जो नागरिक हैं वह राजनीतिक दलों की सदस्यता भी अधिक रखते हैं। तो इस प्रकार से भारत जैसे विकासशील देश में इन राजनीतिक दलों की सदस्यता अधिक है, और यदि तुलना की जाए कुछ विकसित देशों से तो भारत में यह सदस्यता अधिक पाई जाती है। तो कौन से विकसित देश हैं जो सदस्यता के आधार पर भारत से पीछे हैं? तो कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया, जहाँ पर जो है विकास बहुत ज़्यादा
ज़्यादा पाया जाता है, जो कि विकसित देश कहलाते हैं, वहाँ पर जो है राजनीतिक दलों की सदस्यता कम देखने को मिलती है भारत की तुलना में। तो इस प्रकार से भारत इस माध्यम से इन देशों से आगे है, चाहे वह विकासशील देश ही क्यों हो। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया है, और यदि पिछले 3 दशकों के सर्वेक्षण के तथ्य यदि देखे जाएं तो भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता जो है और भी ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि भारत की जो नागरिक हैं उनकी रुचि जो है वह सदस्यता लेने में दिख रही है। इस प्रकार से पिछले 3 दशकों के जो आंकड़े हैं हमें यही बताते हैं कि जन भागीदारी जो है राजनीतिक दलों में धीरे धीरे बढ़ रही है, सदस्यता का अनुपात जो है धीरे धीरे भारत में बढ़ रहा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ता गया है। तो एक प्रकार से सदस्यता लेने वाले भारतीय नागरिक भी बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ वे लोग जो कि किसी राजनीतिक दल का करीबी स्वयं को मानते हैं, ऐसे लोग भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो भारत में इस प्रकार से इन की सदस्यता के माध्यम से या फिर उनके जुड़ाव से जो है राजनीतिक भागीदारी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है, और इनका श्रेय जाता है भारत के राजनीतिक दलों को। अब हम बात करते हैं विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के प्रकार की। तो जिन देशों में संघीय व्यवस्था है, हमने संघात्मक शासन की बात की थी, तो संघात्मक शासन जिन जिन देशों में पाया जाता है वहाँ पर जो है 2 तरह के राजनीतिक दल देखने को मिलते हैं। तो पहले प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं वह वे दल कहलाते हैं जो संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले होते हैं, यानी कि जो किसी संघात्मक शासन में लोकतंत्रात्मक संघात्मक शासन की यदि हम बात करें तो किसी एक इकाई में ही वह दल देखने को मिलता है। तो उन्हें हम जैसे राज्य दल या क्षेत्रीय दलों के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के दल पहले प्रकार के श्रेणी में आएंगे, और दूसरे प्रकार की श्रेणी में आएंगे अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल, यानी कि उस देश की बहुत सारे राज्यों में या बहुत सारी इकाइयों में वह दल जो है अपना शासन रखता हो, अपना प्रभुत्व रखता हो, फैला हुआ हो। तो इस प्रकार से देश के अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल जो हैं वह दूसरे प्रकार के दलों में, दूसरे प्रकार की श्रेणी वाले दलों में आ जाएंगे। तो संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में 2 तरह के राजनीतिक दल होते हैं। पहला जो किसी एक राज्य या किसी एक उस संघ की एक इकाई में ही अस्तित्व रखता हो, और दूसरा उस देश के या उस संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। तो इस प्रकार से यह राष्ट्रीय दलों की श्रेणी में आ जाएगा, या फिर जिनकी पहुंच जो है उस देश की संघ की सभी इकाइयों में देखने को मिलती है। तो यह वह बड़े दल हो जाएंगे और यह छोटे दल हो जाएंगे। भारत में भी लगभग यही स्थिति देखने को मिलती है कि यहाँ पर भी कुछ दल या कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो कुछ राज्यों में नहीं पा करके सिर्फ एक राज्य में देखने को मिलती है, तो वह छोटे दल हो जाएंगे जो सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखते हैं। और दूसरी तरफ वे दल हो जाएंगे जो भारत के कई सारे राज्यों में फैले हुए हैं, कई सारे राज्यों में वह सरकार बनाते हैं। इस दृष्टि से वह बड़े दल हो जाएंगे या राष्ट्रीय दल कहला सकते हैं। तो भारत में भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह दूसरे प्रकार की श्रेणी हो जाएगी जो पूरे देश में पार्टी फैली हुई है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। तो यह पार्टियां क्या कहलाएंगी? यह राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में आ जाएगी और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां भी होती हैं। ये सारी इकाइयाँ राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती है, यानी कि वह दल अलग अलग राज्यों में हो सकता है, अलग अलग संघ की इकाइयों में हो सकता है, लेकिन उस दल की विचारधारा, नीतियाँ और क्रियाकलाप जो है वह कौन तय करता है? राष्ट्रीय स्तर पर उस देश में रहने वाली जो पार्टी की जो मुख्य धारा है, जो विचारधारा है, वह राष्ट्रीय स्तर पर तय हो जाती है और उसी विचारधारा पर उस दल की अलग अलग इकाइयों में जो फैली हुई होती है उसी विचारधारा पर कार्य करते हैं। उन्हीं क्रियाकलापों को वह आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के क्रियाकलाप तय हो जाते हैं और उन्हीं क्रियाकलापों को उस देश में अन्य इकाइयों में भी माना जाता है। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है, यानी कि भारत में भी यह व्यवस्था है कि हर पार्टी, हर दल जो है उसको निर्वाचन आयोग या जिसे हम चुनाव आयोग भी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन में
अपना पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और आयोग जो है सभी दलों को समान मानता है, यानी आयोग के समक्ष जो है सभी दल बराबर होते हैं। इनमें कोई भी दल आयोग के लिए बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। सभी जो है आयोग के लिए बराबर होते हैं, समान होते हैं। यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं ज़रूर देता है, यानी कि भारत में भी कुछ ऐसे दल हैं जो कि बड़े हैं, जो कि स्थापित हैं, उनको जो है चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि चुनाव आयोग के समान जो है समक्ष जो है सभी दल समान होते हैं, सभी दल बराबर होते हैं। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, यानी कि जो कुछ बड़े दल हैं, जो स्थापित दल हैं, वह विशेष उन्हें कुछ सुविधाएं चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती हैं। और उन सुविधाओं में एक सुविधा यह है कि अलग चुनाव चिन्ह या फिर अलग सिंबल जो है इन दलों को दिया जाता है। इनका अपना जो है थोड़ा सा विशेष सिंबल या चुनाव चिन्ह होता है। चुनाव चिन्ह क्या होता है? तो चुनाव चिन्ह वह सिंबल या फिर वह चित्र होता है जो चुनाव आयोग के द्वारा इन दलों को दिया जाता है, और उसी चुनाव चिन्ह पर जो है वोट मांगे जाते हैं, उसी चुनाव चिन्ह पर जो है मतदान भी किया जाता है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि जब हम मतदान करने जाते हैं तो पार्टी के नाम के साथ में, उम्मीदवार के नाम के साथ में यह चुनाव चिन्ह भी होता है जिस पर कि हमें वोट देना होता है। तो इस प्रकार से इन बड़े दलों या स्थापित दलों को चुनाव आयोग क्या देता है? विशेष सुविधाएं देता है, जिसमें उन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। यानी कि इस चुनाव चिन्ह का प्रयोग कौन कर सकता है? इस चुनाव चिन्ह का प्रयोग वह व्यक्ति करेगा जो उस पार्टी से खड़ा होता है, जो उस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव में होता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं, यानी कि ऐसी विशेष सुविधाएं चुनाव आयोग कुछ ही दलों को देता है जिन्हें हम मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? मान्यता प्राप्त दल कहते हैं, जिन्हें की विशेष सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि अलग चुनाव चिन्ह। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है, यानी कि यह विशेषाधिकार या विशेष सुविधाएं किस प्रकार से किसी भी दल को प्राप्त होती होंगी, तो इसके लिए भी निश्चित नियम बनाए हुए हैं। यानी कि इस प्रकार से यह समानता हमें देखने को मिलती है कि किसी भी दल को विशेष सुविधाएं किस आधार पर दी जाएंगी। इसी कारण हम कहेंगे कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष रूप से इन नियमों को मानता है, और यदि कोई दल कुछ निश्चित वोट या वोट प्रतिशत लेकर के आ जाता है या कुछ निश्चित सीटें जीत जाता है, उसके पश्चात वह किस श्रेणी में आ जाता है? वह मान्यता प्राप्त दल या मान्यता प्राप्त पार्टी की श्रेणी में आ जाता है। उसके पश्चात वह इस प्रकार की सुविधाएं जो है प्राप्त कर सकता है। जब कोई पार्टी, यानी अब हम देख रहे हैं मान्यता प्राप्त दल किस प्रकार से हो सकते हैं, तो उसमें हम बात करने वाले हैं राज्य के राजनीतिक दल के रूप में। तो राज्य के राजनीतिक दल की मान्यता किस प्रकार से प्राप्त होती है, चुनाव आयोग उसके लिए क्या मापदंड रखता है, उसके लिए क्या नियम रखता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जब कोई भी पार्टी, कोई भी दल जो है राज्य के विधानसभा के चुनाव में, प्रत्येक राज्य में जो विधानसभाएं होती हैं, उन विधानसभा के चुनावों में पड़े कुल मतों का 6% या 6% या उससे अधिक प्राप्त कर लेते हैं, और कम से कम 2 सीटों, यानी उस विधानसभा की कितनी सीटों? कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। यानी कि हम देख रहे हैं चुनाव आयोग किसी भी राज्य का राजनीतिक दल किस प्रकार से उसको मान्यता देता है। तो राज्य के राजनीतिक दल की मान्यता के लिए चुनाव आयोग क्या मापदंड रखता है? उस राज्य के विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें पड़े कुल मतों का 6% या 6% वोट उस दल के पास आने चाहिए, और साथ ही साथ कम से कम 2 सीटों पर भी जीत वह दर्ज करे, और इस प्रकार से वह उस राज्य का राजनीतिक दल माना जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा यह मान्यता दी जाती है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय दल की मान्यता किस प्रकार से प्राप्त होती है, और यह मान्यता भी कौन देता है? यह भी निश्चित करने वाले चुनाव आयोग ही हैं। यह भी निश्चित करने वाला इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग ही होता है। इसमें भी वह कुछ मापदंड, कुछ नियम रखता है कि किस आधार पर कोई भी दल जो है वह राष्ट्रीय दल बन सकता है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय दल की, इसलिए यहाँ पर लोकसभा चुनाव की बात होगी, तो राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए है कि अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट
का अथवा, यानी कि इन दोनों में से एक बात जो है वह पूरी करनी ज़रूरी है, एक शर्त जो है पूरी करनी ज़रूरी होती है। तो लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों की विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। यानी कि राज्य दल की मान्यता में हमने विधानसभा के वोटों की और सीटों की बात की, अब हम राष्ट्रीय दल के अंतर्गत बात करेंगे लोकसभा में कितने प्रतिशत वोट। तो लोकसभा में कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करना होता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर वह दल जो है वह जीत दर्ज करता है तो ही उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के माध्यम से दी जाती है। तो इस प्रकार से यह 2 प्रकार की मान्यताएं हमने देखी, एक राज्य दल के रूप में और दूसरी राष्ट्रीय दल के रूप में। इस वर्गीकरण के हिसाब से यदि हम देखें तो वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो हम कहेंगे 2019 में देश में 7 दल, कितने दल, 7 दल जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दल थे, क्योंकि वह सभी शर्तें जो राष्ट्रीय दल के लिए आवश्यक थी, जो कि चुनाव आयोग निर्धारित करता है, वह पूरी कर रहे थे। तो इस प्रकार से 2019 में देश में 7 दल जो थे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दल थे। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय दलों की। तो शुरू करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल। उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दलों में सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो इसकी स्थापना कब होती है और किन के द्वारा यह स्थापना की जाती है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस दल की विचारधारा क्या है और यह कौन से क्षेत्र में जो है वह सर्वाधिक रूप से प्रभावी है, कहाँ किस राज्य की जनता जो है इस राजनीतिक दल से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है, कहाँ पर यह दल जो है वह अपनी सरकार बनाता है। तो बात करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। स्थापना होती है 1 जनवरी 1998 को और किनके द्वारा होती है, तो ममता बनर्जी के द्वारा, ममता बनर्जी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1998 को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और इसे राष्ट्रीय दल की मान्यता कब प्राप्त होती है, तो अभी हमने देखा राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ मापदंड बनाए हैं, उन मापदंडों को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कब पूरा करती है, तो हम कहेंगे इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है, जब वह जो कुछ सीटें प्राप्त कर लेती हैं, कुछ मतों का प्रतिशत जो है वह प्राप्त कर लेती हैं और एक राष्ट्रीय दल के रूप में उसे मान्यता चुनाव आयोग के द्वारा दे दी जाती है। और अब हम देखेंगे कि इसका सिंबल या चुनाव चिन्ह क्या है, जिसे कि उम्मीदवार प्राप्त करके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से खड़े होने पर उस सिंबल के माध्यम से जो है मत प्राप्त करते हैं। तो कौन सा सिंबल या चुनाव चिन्ह है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का, तो पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है। तो यह क्या है, यह सिंबल है, यह चुनाव चिन्ह है किस पार्टी का, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पुष्प और तृण है। और यह किस विचारधारा पर आधारित है, तो हम कहेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है उसकी विचारधारा है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति वह प्रतिबद्ध है और इसके माध्यम से, इसी विचारधारा के ऊपर जो है वह चुनाव लड़ती है, इसी विचारधारा के माध्यम से वह जनता को प्रभावित करने का कार्य करती है, इसी विचारधारा पर वह कहती है कि हमारी नीतियाँ भी है जो निर्भर करती हैं। तो इस प्रकार से विचारधारा में हम कहेंगे वह, यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है विश्वास करती है धर्मनिरपेक्षता पर और संघवाद पर। 2011 से यह पार्टी जो है कहाँ पर सत्ता में है, तो यह पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। तो इस प्रकार से 2011 से यह पार्टी पश्चिम बंगाल में जो है वह सरकार बना रही है। 2019 में हुए आम चुनाव में इसे 4.07% वोट मिले और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो इस प्रकार से
चुनाव में इसे 4.07% वोट मिले और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। तो 2019 के लोकसभा चुनावों ने जो इस प्रकार से यह प्रभावी हो जाती हैं और कितनी सीटें लोकसभा में जीत कर आती हैं, 22 सीटों पर यह जीत दर्ज करती हैं और चौथी जो है वह सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में यह बन जाती है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले राष्ट्रीय दलों में बात की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं दूसरे राष्ट्रीय दल की और इस दल का नाम है बहुजन समाज पार्टी। तो हम बात कर सकते हैं बहुजन समाज पार्टी, जिसे कि कई बार बसपा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी यह किनके नेतृत्व में गठित हुई थी? तो स्वर्गीय श्री काशीराम के नेतृत्व में यह गठित हुई थी। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपसे पूछा जाएगा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किन्होंने की? तो स्वर्गीय काशीराम जी ने इस दल की स्थापना की थी 1984 में। अब हम देखेंगे कि यह दल यानी बसपा या बहुजन समाज पार्टी किस विचारधारा पर आधारित है। तो हम कहेंगे बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने का यह दल जो है दावा करता है। बहुजन समाज में कौन कौन शामिल है? बहुजन समाज जिसमें कि दलित शामिल है, आदिवासी शामिल है, पिछड़ी जातियां शामिल हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक भी इसमें शामिल हैं। इन सभी के लिए यानी दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ी जातियों और धार्मिक अल्पसंख्यक आदि के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा जो है यह पार्टी करती है। तो इस प्रकार से इस पार्टी की विचारधारा बहुजन समाज के लिए है, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए है जो अब तक कहीं पर पिछड़ गए थे, यानी विकास की धारा में पीछे छूट गए थे, चाहे वह दलित हो, चाहे वह आदिवासी हो, चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो या धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो। उन सभी के कल्याण के लिए, उन सभी को प्रतिनिधित्व देने के लिए यह पार्टी जो है अपनी विचारधारा रखती है और इसी आधार पर यह चुनाव लड़ती है। इस प्रकार की नीतियां बनाने की बात यह करती है। अब हम देखेंगे कि इस पार्टी यानी बसपा या बहुजन समाज पार्टी का सिंबल क्या है या चुनाव चिन्ह क्या है। तो हाथी जो है वह बहुजन समाज पार्टी या बसपा का चुनाव चिन्ह है। यह पार्टी यानी बसपा जो है दलितों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है। और इस पार्टी का मुख्य आधार कहाँ है? यदि हम बात करें कि यह किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय है, कहाँ पर लोग जो है इस पार्टी को जो है जनाधार स्वीकार करते हैं, तो इस पार्टी का मुख्य आधार यूपी अथवा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। तो हमसे पूछा जाएगा बसपा कहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है या फिर इसकी सदस्यता और यह किन लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है किन राज्यों में यह सरकार बना चुकी है। तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को मिला था, वहाँ पर इस पार्टी का आधार जो है अधिक है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी इस पार्टी की जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से और यहाँ पर जनाधार यहाँ पर देखने को मिलता है। इस दल को 2019 के लोकसभा चुनावों में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें प्राप्त हुई थी। तो हमने बात की वर्तमान स्थिति की, 2019 की हमने बात की। लोकसभा चुनाव में इन्हें यानी बसपा बहुजन समाज पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिले थे और कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। अब हम बात करते हैं तीसरे राष्ट्रीय दल की, जो कि है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी या भाजपा के नाम से भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनाई गई थी। यानी कि इस पार्टी का पुराना जो नाम था वह था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ को ही पुनर्गठित किया गया था, पुनर्जीवित किया गया था और फिर वह भारतीय जनता पार्टी बन गई थी। तो भारतीय जनसंघ को किसने बनाया था? स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और 1951 में यह गठित किया गया था। फिर इसी पार्टी को यानी भारतीय जनसंघ को जो है पुनर्जीवित किया गया और पुनर्जीवित करके 1980 में जो है बीजेपी
पार्टी बनाई गई थी या नया राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बनाया गया था। अब हम देख रहे हैं कि इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो कमल जो है भाजपा का चुनाव चिन्ह या सिंबल है। अब हम देखेंगे भाजपा की विचारधारा क्या है, किन नीतियों के ऊपर यह चलती है। तो विचारधारा के रूप में बीजेपी की यदि हम बात करें तो हम कहेंगे कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत के प्राचीन मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य यह पार्टी रखती है। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व भी एक प्रमुख तत्व है। तो इस प्रकार से बीजेपी की विचारधारा की बात की जाए तो इसमें भारतीय संस्कृति की झलक, मूल्य और विचारधाराएं और सांस्कृतिक रूप से जो है राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। हिंदुत्व की जो विचारधारा है उस पर यह आधारित है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में पार्टी है। साथ ही साथ 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ था, यानी 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हो गया था। 1990 के दशक में जनता के द्वारा बीजेपी की सदस्यता अधिक ली गई थी और इसकी विचारधारा पर आधारित जो मान्यताएं हैं बहुत ज़्यादा फैलती हुई दिखी थी। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही यह पार्टी सिमटी हुई थी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि यह भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैलने लगी। तो उत्तरी, पश्चिमी और शहरी इलाकों से यह आगे किस प्रकार से विस्तार करती है, कौन से क्षेत्रों में आती है। तो इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में भी अपना आधार बढ़ाए हैं। तो वर्तमान में हम यदि देखें तो भारत के उत्तर और पश्चिम इलाकों या शहरी इलाकों से यह बहुत आगे बढ़ चुकी है और दक्षिण में पूर्व, पूर्वोत्तर और देश के ग्रामीण इलाकों में भी इस पार्टी का जनाधार देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई थी, यानी राजग के रूप में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई थी। इस गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल भी शामिल हुए थे। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी उभरी थी। तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें सर्वाधिक सीटें किसे प्राप्त हुई थी? सर्वाधिक सीटें 303 सीटें जो है बीजेपी को प्राप्त हुई थी। इस कारण उसे सबसे बड़ा दल उस समय पर घोषित कर दिया गया था और इसी ने फिर सरकार भी बनाई थी। अभी केंद्र में शासन करने वाले राजग यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व जो है बीजेपी ही कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले राष्ट्रीय दल की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस कारण ही इसका हम अन्य नाम जो इसका पुकारते हैं वह है CPI। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब गठित होती है? 1925 में यह गठित होती है और इसकी विचारधारा क्या है? तो हम कहेंगे यह मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है, यह लेनिन की विचारधारा पर आधारित है। तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद जो है इसकी मुख्य विचारधारा है। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था यह रखती है तथा देश की जो अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका यह निरंतर विरोध भी करती हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा किसकी है? तो हम कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या CPI जो है उसकी विचारधारा है कि मार्क्स की विचारधाराओं पर यह चलती है, यह लेनिन के विचारधाराओं पर चलती है और धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, लोकतंत्र में आस्था रखती है और देश को तोड़ने वाली ताकतों का निरंतर विरोध करती है, चाहे वह अलगाववादी हों चाहे वह सांप्रदायिक ताकतें हों। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है, यानी कि CPI के द्वारा संसदीय लोकतंत्र को जो है बढ़ावा देने की बात की जाती है। संसदीय लोकतंत्र को सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इसी के माध्यम से किसानों के कल्याण की बात हो सकती है, इसी के माध्यम से मजदूरों के कल्याण की बात हो सकती है और इसी के माध्यम से गरीबों के हितों को भी पूरा किया जा सकता है। इस कारण CPI जो है वह संसदीय लोकतंत्र को जो है वह उसके पक्ष में देखी जाती है। 1964 की जो फूट है जिसमें कि
माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग इससे हो जाती है, उसके बाद में सीपीआई का जनाधार सिकुड़ता जाता है। यानी कि 1964 की फूट के अंतर्गत भारत में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से माकपा अलग हो जाती है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वह अलग हो जाती है, और इसके बाद में सीपीआई जो है वह धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है। सीपीआई जो भारत में कई सारे राज्यों में सरकार बना रही थी, कई सारे राज्यों में इसका जनाधार था, उस समय पर जनता के बीच में यह लोकप्रिय थी, जनता से इसका जुड़ाव था, वह धीरे धीरे कम होता गया जब 1964 की फूट होती है जिसमें कि माकपा पार्टी इससे अलग हो जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे कितने प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 1% मत ही प्राप्त होते हैं, 1% से भी कम वोट इसे प्राप्त होते हैं। और कितनी सीटें प्राप्त होती हैं, तो 2 सीटें ही हासिल हुई थी। तो 19 के चुनाव में 1% से भी कम फीसदी वोट जो है सीपीआई को प्राप्त हुए थे और 2 सीटें ही इससे प्राप्त हुई थी। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को यह पार्टी साथ लेने की पक्षधर है। यानी सीपीआई यह चाहती है कि जितनी भी वाम पार्टियां हैं वह सभी एक साथ हो जाएं जिससे कि एक मजबूत वाम मोर्चा बने, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से सीपीआई जो है वह वाम मोर्चे की पार्टी है, वह वामपंथी विचारधाराओं को मानती है, मार्क्स की विचारधाराओं को मानती है, लेनिन के विचारों को मानती है और मजदूर, गरीब और किसान की कल्याण की बात करती है, और साथ ही साथ संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में यह विचार रखती है। अब हम बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। यह अगला हमारा राष्ट्रीय दल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसे हम सीपीआईएम भी कह सकते हैं। तो सीपीआईएम अगला राष्ट्रीय दल है। तो यह कब स्थापित हुआ था? 1964 में। अभी हमने बात की 1964 की फूट के बाद में सीपीआई जो है वह कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि सीपीआई से अलग सीपीआईएम एक दल बन जाता है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कहते हैं। तो 1964 में यह दल बना था, 1964 में इसका गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। और इसकी विचारधारा क्या है? तो यह भी मार्क्स की और लेनिन की विचारधाराओं पर आधारित है। मार्क्सवाद पर, लेनिनवाद में यह विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। यह पार्टी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक है तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी है। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं सीपीआईएम की, और इसका गठन होता है 1964 में। मार्क्स और लेनिन की विचारधाराओं पर आधारित है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की पक्षधर है, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के यह खिलाफ है, और 1964 में इसका गठन होता है। यह पार्टी भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। वह चाहती है, यानी कि सीपीआईएम चाहती है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हो जिससे कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना भारत में हो सके। सीपीआईएम का पश्चिम बंगाल में, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है। तो कौन कौन से राज्यों में यह सक्रिय है, कौन कौन से राज्यों में यह सरकार बनाई है इन्होंने? तो सीपीआईएम ने पश्चिम बंगाल में, केरल में और त्रिपुरा में जो है मजबूत आधार दिखाया है। इस पार्टी की गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच में अच्छी पकड़ है। तो इस प्रकार से गरीब, कारखाना मजदूर, खेतीहर मजदूर और बुद्धिजीवी जो है वह यह मानते हैं कि सीपीआईएम जो है उनके पक्ष में कार्य करती है, उनके पक्ष में नीतियां बनाती है, उनके पक्ष में ही कल्याण की जो नीतियां हैं और योजनाएं लागू करती है। इस कारण यह इन सभी के बीच में एक लोकप्रिय पार्टी है। पश्चिम बंगाल में यदि बात की जाए तो सीपीआईएम जो है पश्चिम बंगाल राज्य में, सीपीआईएम लगातार 34 वर्षों तक शासन में रही थी। यानी कि लगातार 34 वर्षों तक पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम ने शासन किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने यहाँ पर शासन किया था। 2019 के चुनावों में इसने करीब 1.75% वोट प्राप्त किए और लोकसभा की 3 सीटें हासिल की थी। तो इस प्रकार से वर्तमान स्थिति जो सीपीआईएम की है वह इस प्रकार की है। अब हम बात करते हैं अगले राष्ट्रीय दल की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसे आमतौर हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं। आमतौर पर हम इसे किस नाम से जानते हैं? तो हम कांग्रेस पार्टी के नाम से भी इसे जानते हैं, और इसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से, दुनिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस। 1885 में
जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। हम सभी पढ़ते हैं इतिहास में, राजनीति विज्ञान में कि 1885 में भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। इस दल में कई बार विभाजन भी होते हुए दिखे हैं, यानी कि 1885 में स्थापना होने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह कई बार टुकड़ों में बटी हैं, उसका कई बार जो है छोटे छोटे दलों में विभाजन भी हुआ है। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है, यानी कि आज़ादी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेतृत्व देने का कोशिश तो की ही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति में वह दल बहुत ही आगे था ही था। साथ ही साथ यदि हम बात करें 1947 के बाद, आज़ादी के बाद की, तो राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है, नेतृत्व किया है। और यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह या कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया था। तो हम कहेंगे जवाहरलाल जी नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल जी नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया था। 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई, पर अभी भी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। तो पार्टी के जनाधार में कमी आती है 1989 के पश्चात में, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भारत के कई राज्यों में इसका जो जनाधार देखने को मिलता है। यदि हम बात करें कांग्रेस पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की विचारधारा किस पर आधारित है, तो अपने वैचारिक रुझानों में, अपने वैचारिक झुकाव में मध्य मार्गी है यह पार्टी। मध्य मार्गी यानी कि न यह वामपंथी है और न यह दक्षिणपंथी है, इस कारण यह मध्य मार्गी मानी जाती है। अपने वैचारिक रुझान में मध्य मार्गी इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। अपना मुख्य मुद्दा यह बताती है कि यह मध्य मार्गी है, धर्मनिरपेक्षता में इसका विश्वास है, कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों में इनका विश्वास है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का भी समर्थक है और इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमज़ोर वर्गों पर बुरा असर ना पड़े। तो इस प्रकार से जो भी नवीन उदारवादी आर्थिक नीतियां हो सकती हैं, उन सभी को लाने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी रही है और वह यह भी देखती है कि गरीब और कमज़ोर वर्गों पर इसका बुरा असर ना पड़े। 2004 से 14 तक केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे हम सप्रम भी कहते हैं, सरकार का नेतृत्व जो है वह कर रही थी कांग्रेस पार्टी। परंतु 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित होती है और वह जो है उसके हाथ से सत्ता छिन जाती है और उसके बाद में राजग जो गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है, वह सरकार बनाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे, तो 19.5% वोट तथा 52 सीटें इसे प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से इसकी वर्तमान स्थिति भी हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले राष्ट्रीय दल की, जो कि है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में हमने कहा समय समय पर बहुत सारे विभाजन हुए। 1885 में उसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं विचारधारा के आधार पर कई सारे अलग दल उससे बन जाते हैं। उसी में से एक दल बनता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि अब स्वयं एक राष्ट्रीय दल बन चुका है। राष्ट्रीय दल की मान्यता इससे प्राप्त हो चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी में विभाजन होता है और उसके बाद में 1999 में यह पार्टी बनती है, जिसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और इस दल की जो विचारधारा है वह क्या है, तो हम कहेंगे लोकतंत्र, गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में यह पार्टी आस्था रखती है। यह इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, इस पार्टी का सिंबल है। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ और सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है, यानी कि इसकी आस्था में यह भी शामिल है, विश्वास यह भी करती है कि यह पार्टी चाहती है कि भारत के जो भी पद हैं, जो भी प्रमुख पद हैं, उन पर कौन आएंगे, उन पर कौन से व्यक्ति आने चाहिए, तो इन पदों पर सिर्फ और सिर्फ भारत में जन्मे नागरिक ही आने चाहिए। भारत में जन्मे नागरिकों के लिए ही यह आरक्षित होनी चाहिए और इसी आधार पर यह पार्टी बनी थी। 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में यह पार्टी साझेदार बन गई थी। तो सप्रंग में यह साझेदार कब बनी थी, 2004
2004 में यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझीदार बन गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी की क्या स्थिति रही, तो हम कहेंगे अंतिम जो लोकसभा चुनाव था जो 2019 में हुआ था कि चुनाव में इसने 1.4% वोट हासिल किए थे तथा लोकसभा में 5 सीटें भी प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से हमने बात की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही अलग होती है। तो इस भाग 3 में हमने भारत के राष्ट्रीय दलों की बात की। हमने देखा कि भारत में जन भागीदारी राजनीतिक दलों में धीरे धीरे बढ़ रही है, सदस्यता जो है उसका ग्राफ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। दक्षिण एशिया में भारत के तुलना में जो है सदस्यता कम देखने को मिलती है, लेकिन भारत की में जो राजनीतिक दलों की सदस्यता है, भारत में जो नागरिकों की भागीदारी और रुचि है वह राजनीतिक दलों में वह अधिक देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हमने बात की किन आधारों पर, किन मापदंडों और किन नियमों के आधार पर चुनाव आयोग जो है किसी भी दल को राज्य दल के रूप में मान्यता देता है और एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। उसके पश्चात हमने बात की भारत के राष्ट्रीय दलों की, हमने बात की भाजपा की, हमने बात की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की, हमने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात की, हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की, हमने तृणमूल कांग्रेस की बात की, हमने बसपा या बहुजन समाज पार्टी की बात भी की। तो इस प्रकार से हमने देखा भारत के राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, वह किन विचारधाराओं पर चलते हैं, उनकी आस्था क्या है, उनका गठन कब होता है, उनकी स्थापना किन के द्वारा की जाती है, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, लोकसभा में उन्हें कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं, कितनी सीटों पर वह जीते हैं, साथ ही साथ किन किन राज्यों में उनकी सरकारें बनी हैं। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय दलों को आज पूरा किया है। मिलते हैं इस अध्याय के अगले भाग में, जहां पर हम भारत के क्षेत्रीय दलों की बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।